बेटा एक बार इधर देख लें सब लोग अच्छे से। ये आपके सामने पीजीबीपी अकाउंट है, कल भी डिस्कस करा था। यहाँ पर सेक्शन 28 आ गया, यहाँ पर आ गया सेक्शन नंबर 41। अच्छा यहाँ पर आपके सेक्शंस आ गए थे 30। नाम बता दीजिए सेक्शन के। सेक्शन नंबर 30 कौन सा था? रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांटिंग मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। अच्छा क्या हो चुके हैं ये? यस 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 यस। 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 35 DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। बेटा ये जो पीजीबीपी अकाउंट है ना, जो बार बार अपन हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इसमें 2-3 सेक्शन और आपके बचे हैं। एक तो है सेक्शन नंबर 36, 37 और 41। ये बेटा 41 अपन लास्ट में पढ़ेंगे सबसे, और 36 आज अपन स्टार्ट करने वाले। थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, मतलब हो सकता है 2 दिन या 3 दिन इसमें अपन को लगे। और सेक्शन नंबर 37 उसके बाद अपन पढ़ेंगे, मतलब 2 सेक्शन अपन पढ़ने वाले, 36 और 37। और ये आखिरी सेक्शन है आपके डिडक्शन वाले साइड, मतलब पीजीबीपी में जो खर्चों वाले साइड में आपके 2 ही सेक्शन बचे बेटा। कौन कौन से? सेक्शन नंबर 36 एंड 37। अच्छा एक मुझे आप सर आपसे जीएसटी के डाउट पूछ सकते हो बेटा? आता है, मतलब मुझे जीएसटी आता है। सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन 37 2 सेक्शन बचे। आप तो मुझे यार 2 आपके सामने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं, उसके मतलब बता दीजिए। स्पेसिफिक वर्सेस जनरल। आपको पता है कभी मैं आपसे पूरी क्लास से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि कोई भी बता दे, मतलब कोई भी बता दे, तो उसको वो कौन सा होता है यार? जनरल। आप समझ रहे हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैं आप लोगों से बोल लेता हूं कि यार मुझे बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो क्या होता है? एक जनरल क्वेश्चन। कभी कभी मैं उठाता हूं कि यार आदित्य नाम का एक बच्चा है, वो खड़ा हो जाए, अरे यस और नो, या फिर एक XYZ कोई पर्सन है वो खड़ा हो जाए और वो बता दे, तो वो क्या हो जाता है? स्पेसिफिक। आप समझ रहे हो मतलब क्या आपको ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के 2 वर्ड्स क्लियर हैं? स्पेसिफिक वर्सेस जनरल। मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूं? हाँ, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफाइड, मतलब चीज पता है किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो बेटा आपका जो पहला एक सेक्शन बचा है, सेक्शन नंबर 36, दैट इज स्पेसिफिक सेक्शन। वो आपको खर्चे का नाम लेके बताएगा खर्चे के बारे में कि डिडक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप समझना मेरी बात। सेक्शन 36 आपको नाम लेके, स्पेसिफिक सेक्शन का डिडक्शन है, मतलब स्पेसिफिक डिडक्शन है। ये आपको बेटा खर्चे का नाम बताएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको बताने वाला है कि आप अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब वो आपको खर्चे का नाम लेके स्पेसिफिक करके बताने वाला है आपको। कौन सा? सेक्शन नंबर 36। और बेटा इसके बाद एक आएगा सेक्शन नंबर 37 जो कि होने वाला है जनरल। आप मुझे बताओ क्या ये नाम बताएगा? नहीं। समझना मेरी बात। अभी सिर्फ मैं आपको पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 सेक्शन बचे, 36 और 37। और बेटा ये आखिरी सेक्शन है, इसके अलावा हमको डिडक्शंस में कुछ भी नहीं पढ़ना। तो सेक्शन नंबर 36 आपको नाम लेके कुछ खर्चों की बात करेगा, आज अपन वही स्टार्ट करने वाले। और सेक्शन 37 बेटा किसी भी खर्चे का नाम नहीं लेगा। नाम अगर लूंगा तो मैं आपके सामने लूंगा एज अ एग्जांपल, एज अ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक काम करते हैं, वी विल स्टार्ट, मतलब वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 36। प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना। ये जो पार्ट आपका स्टार्ट होने वाला है इनकम टैक्स का, अब पीजीबीपी के अंदर, ये आपका इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और आपको है ना, मतलब इसमें कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी। अगर आप इनिशियल लेवल पे अभी पार्टिसिपेट कर लेंगे तो आपको ये चीजें हमेशा याद रहने वाली है। इसलिए प्लीज पार्टिसिपेट करने की बस कोशिश करना। सोने वोने की वो नहीं है आपको, ठीक है? सो तो अपन घर पे लेते ही हैं। सेक्शन नंबर 36 देखिए क्या लिखा है? सर्टेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 36, मतलब स्पेसिफिक डिडक्शन की बात हो रही है। आज के बाद आप तो सेक्शन नंबर 36 को किस नाम से याद रखोगे? स्पेसिफिक डिडक्शंस। आपको पता है सेक्शन 36 के अंदर पहला ही सेक्शन, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, स्क्रीन पर देखिए पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लोज आई। 36 क्लोज आई। बेटा मैं आपको बता दूं, आपको ये क्लोज नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर सेक्शन नंबर 36। और मैं तो बोल रहा हूं अगर वो भी नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डिडक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो कोई भी ये इस चक्कर में मत रहना, इस गलतफहमी में मत रहना कि वो क्लोजेज याद कर लेगा, मत रहना। मैं आपको बता रहा हूं नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर बेटा बहुत सारे होने वाले हैं क्लोजेस। तो सबसे पहला देखिए सेक्शन नंबर 36 1 क्लोज 1 क्या लिखा है? प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एक सेकेंड, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है आपका? आप जिस चीज में ट्रेड करते हो, जिस चीज का बिजनेस करते हो, उसका जो स्टॉक आपके पास रखा होता है उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। आपके पास जो स्टॉक इन ट्रेड रखा है बेटा, कल को उसमें आग लग गई, अगर उसमें कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ फायर वगैरह हो गई, तो क्या आपको नुकसान हो सकता है? यस और नो? तो बेटा आप उससे, उस नुकसान से बचने के लिए आप उस स्टॉक का पता है क्या करवाते हो? इंश्योरेंस। तो इसके बाद बेटा अपन जो करवाने वाले ना, ये उससे रिलेटेड है। इंश्योरेंस
ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बेटा अगर आप स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाते तो जो भी आप प्रीमियम पे करोगे, आप मुझे बताओ ना, मैं नहीं बता रहा आपको, उसका डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मतलब क्या आप हंसी खुशी इंश्योरेंस करवा रहे हो या आपको रिस्क है इसलिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हो? क्या इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रोफेशन? तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने खर्चों के नाम लूंगा, आप मुझे बताना कि हाँ सर मिलना चाहिए या फिर सर नहीं मिलना चाहिए। और बेटा अगर आप गलत बताओगे तो मैं आपको सही कर दूंगा, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। अभी सिर्फ अपन लॉजिक पे बात करेंगे, अब पीजीबीपी अपना पूरा लॉजिकल चलने वाला है। तो सबसे पहली चीज, आपने प्रीमियम पे करा है स्टॉक एंड ट्रेड का। ध्यान से सुनना बच्चे, अभी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद मैं आपको करवा दूंगा सेक्शन कंप्लीट होते होते। तो आपने बेटा अगर स्टॉक एंड ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया तो क्या आपको उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? यस सर, डिडक्शन मिलना चाहिए। अच्छा, स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, डिडक्शन मिलना चाहिए। बेटा इस बार आपने इंश्योरेंस स्टॉक का नहीं करवाया, इस बार आपने आपके एम्प्लॉई, बेटा रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाया है। एम्प्लॉइज का क्या करवाया है? इंश्योरेंस। आपको पता है ना, इंश्योरेंस करवाया मतलब क्या पे कर रहे हैं? प्रीमियम। क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? मतलब क्या इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रोफेशन? क्या ये आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है? यस और नो? अगर है तो उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। तो बेटा देखिए, आप सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है एम्प्लॉइज का, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। क्या लिखा है यार? अलाउड एज डिडक्शन। मैंने आपको कोई भी नई चीज नहीं बताई है, आप भी मुझे लॉजिकली यही बता रहे हो। सिर्फ नई चीज मैं आपको बताया, क्या बता रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में सरकार बोलती है कि आप कैश में मत करवाना, बाकी कैसे भी करवा लेना। मतलब आप गूगल पे कर दो, भीम पे कर दो, यूपीआई कर दो, इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दो, एनईएफटी कर दो, आरटीजीएस कर दो, आप कोई भी बैंकिंग मोड से पे कर दो। आप सिर्फ एक मोड से पे मत करना बेटा। कौन सा मोड है? कैश, नगद मत करवाना। बाकी किसी भी मोड से आप अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाओगे, आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। मैं आपको चीजें याद करवा दूंगा, चीजों पे फोकस मत करना, पहले ट्रांजैक्शंस को समझ लो। पहला मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने स्टॉक एंड ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है बच्चे? कैश में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कैश वाली शर्त है, क्या वो फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल है? नहीं, वो सिर्फ किसके लिए है? सेकंड वाले ट्रांजैक्शन की, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। बेटा किसके नीचे लिखा है वो? हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब वो कंडीशन किसके लिए है? हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, तीसरी चीज, अगेन लॉजिकल बिल्कुल बात करेंगे। आपने अपने एम्प्लॉय को, बेटा दिवाली पे आप बोनस वगैरह देते हैं, दिवाली पे बोनस या कमीशन आपने पे किया है एम्प्लॉय को, क्या आपको उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? सिर्फ लॉजिकल बात करेंगे, क्या बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज का डिडक्शन मिलना चाहिए? यस सर मिलना चाहिए। अरे यस और नो? लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए बेटा आप लोग मेरे एम्प्लॉयज हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बना के देता हूं। बेटा ये एक फर्म है जिसके आप लोग एम्प्लॉयज हैं, सुनिएगा बात को। मैंने आपका इंश्योरेंस करवाया, डिडक्शन मिलेगा। आपने बताया अगर कैश में पे करा तो नहीं मिलेगा, बाकी सभी केस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। बेटा मैंने ना सिर्फ घोषणा कर दी, आपको पता है सरकारें घोषणा कर देती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, एसेट्रा एसेट्रा। चलो सुनो, मैंने आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, आपने मुझे बताया इसका डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। सेकंड चीज जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम की, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैं आपसे ना वादा कर चुका हूं बोनस, और आपको मैं बोनस पे करने वाला हूं 10 लाख रुपए। सिर्फ बेटा मैंने ऐसा डिक्लेयर, सुनना मेरी बात, सिर्फ मैंने ऐसा बोला है, अभी दिया नहीं है। आपको पता है ना सरकारें वादे करती हैं और फिर उसको निभाती नहीं है, सिर्फ उसी टाइप का कुछ हो रहा है यहाँ पर। मार्जिन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को क्या वो दिया है कि मैं आपको क्या देने वाला हूँ? बोनस। तो बेटा ध्यान से सुनना, अब ये जो बोनस है ना 10 लाख का दिया नहीं है, क्या इसका डिडक्शन मिलना चाहिए? अक्रूवल बेसिस पे तो मिल सकता है ना यार। बेटा ध्यान से सुनना, ये बोनस वगैरह के केस में सरकार बोलती है कि आप जिस दिन दे दोगे ना उस दिन हमसे डिडक्शन मांग लेना, है ना। सिर्फ आपके घोषणा करने से बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिस दिन आप बोनस पे कर दोगे उस दिन आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। तो देखिए सब लोग, पॉइंट नंबर 3, मतलब बेटा एक डिफरेंट ही सेक्शन है और सेक्शन नंबर आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय क्या लिखा है? इट इज अलाउड एज डिडक्शन। क्या लिखा है भैया? इट इज अलाउड एज डिडक्शन। एक सेकंड, ये 36 वाले पॉइंट में पढ़िए, कुछ इसमें नया दिख रहा हो तो बताइए मुझे, जो मैंने बताया उसके अलावा कुछ दिख रहा हो तो जल्दी से पढ़ के बताइए, ढूंढ के कुछ लिखा है वहां पर, जल्दी पढ़िए जल्दी। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू 43B। एक सेकेंड बेटा, ये 43B को आप आज के बाद याद रखोगे पापा। आप मुझे बताओ, कहीं अपन को बेटा गोवा घूमने जाना होता है तो क्या पापा से पूछना पड़ता है? अरे यस और नो? या अपन को बेटा कहीं लेट नाइट कहीं जाना है या कहीं दोस्तों के साथ जाना है तो क्या पापा से परमिशन लेनी पड़ती है? यस। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं आपको बहुत बेटा ध्यान से सुनना, ये मेरी जो ट्रिक्स होगी ना इससे आपको चीजें आसानी होगी। ये 43B है ना, ये आपके पापा हैं।
बेटा मजाक मस्ती थोड़ी लिमिट में। तो बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं किससे पूछ के मिलेगा, पापा से पूछ के। पापा क्या कहने वाले हैं अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 43B। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 43B। और आज अपन इसका सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करने वाले हैं कि क्या बात करने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात ध्यान होना चाहिए कि जो भी बोनस और कमीशन आप पे करोगे आपको उसका क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलने वाला है। लेकिन इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू 43B, मतलब किससे परमिशन लेनी पड़ेगी 43B से। आपको पता है सेक्शन 36 बच्चा सेक्शन है, बोल रहा है कि बोनस और कमीशन का डिडक्शन दिलवा दूंगा, लेकिन एक बार पता है किससे पूछ लेना, 43B से। 43B क्या बोलेगा बेटा, इतने दिन बाद पढ़ेंगे ना, जब तक आप सोचते ही रह जाओगे कि क्या है 43B। बार बार आपके सामने एक सेक्शन आने वाला है 43B, मैं आपको बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। चलिए तीन चीज, कौन कौन सी तीन चीज अभी अपन ने डिस्कस करी है, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। सेक्शन नंबर 36 के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि हमने अगर अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया डिडक्शन मिलेगा। फिर हमने पढ़ा अगर हमने अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड इट मस्ट बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि जो भी बोनस और कमीशन आप एम्प्लॉय को पे करोगे उसका भी क्या मिलने वाला है, डिडक्शन, सब्जेक्ट टू 43B। मतलब 43B ने अगर अलाउड कर दिया तो आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। अच्छा फोर्थ, एक काम करते हैं, फोर्थ से रिलेटेड तो आप मुझे बताइएगा चीजें, फिर मैं आपको ये सेक्शन बता दूंगा। देखना आप जो लॉजिकली बताएंगे शायद वही होने वाला है अब PGBP के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये मिस्टर माज ने लिया है। मिस्टर माज ने लोन लिया है शादी करने के लिए। आप मुझे बताइए क्या इस लोन का डिडक्शन मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वजह बताइए मुझे क्यों नहीं मिलेगा। एक सेकंड सर, ये लोन किस लिए लिया गया है, पर्सनल पर्पस के लिए, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा मिस्टर माज ने बेटा शादी के लिए, आप शादी के क्यों पीछे पड़ गए, मिस्टर माज ने बेटा उनका घर बनाने के लिए लोन लिया है, उनका पर्सनल घर बनाने के लिए लोन लिया है, क्या इसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं। तो समझिएगा बात को। अच्छा मिस्टर माज ने जो लोन लिया है ना, एक और एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, जो लोन लिया है बेटा वो यूज हो रहा है बिजनेस प्रोफेशन में, और आप इंटरेस्ट इसका पे कर रहे हो, क्या इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। एक सेकंड, लेकिन आप लोगों को मैंने तो ऐसा बताया नहीं, आपको खुद कैसे पता था कि बिजनेस से रिलेटेड होगा तो डिडक्शन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था PGBP में इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रोफेशन। तो आप मुझे एक चीज बताइए ना, मैंने बेटा जैसे मान लीजिए बेटा APT प्राइवेट लिमिटेड ने इस बिल्डिंग को खरीद लिया है लोन लेकर, और वो इसको यूज करने वाले हैं। आपको पता है किस लिए यूज करने वाले हैं बेटा, बिजनेस के लिए। तो आप मुझे बताइए क्या इस पे जो लोन पे किया जाएगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा, यस, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रोफेशन। अब एक काम करते हैं, अपन इसको सिस्टमेटिकली देखते हैं। बेटा आपको ऑलरेडी पता था, सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग एक बार देखिएगा इस चार्ट में, और कोई भी बेटा इधर उधर झांकने की कोशिश मत करना। जितना मैं आपको दिखाऊं अगर आप उतना देखोगे आपका बहुत भला होगा उससे। सेक्शन नंबर 36(1)(3) बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। देखिए क्या बोल रहा है, लोन एक हो सकता है बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए, और दूसरा क्या हो सकता है, पर्सनल पर्पस। आप तो मुझे पर्सनल पर्पस के बारे में बताओ, पर्सनल पर्पस का डिडक्शन मिलेगा या डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर पर्सनल पर्पस का डिडक्शन नॉट अलाउड, ये देखिए बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, पर्सनल पर्पस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता था, आप लोगों ने मुझे ये चीज बताई है। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड लोन आपने लिया है, आगे देखने की कोशिश मत करना, जितना आपको दिखाई जाए उतना देखोगे सुख में रहोगे। जितना आपको दिखाई जाए सिर्फ उतना देखना बेटा, आगे मत बढ़ने की कोशिश करना। यहां पर लोन आपने किस लिए लिया है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए लोन लोगे ना, तो 5 लोगों से अगर लोगे, 5 लोग, ये 5 लोगों के नाम PGBP के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक काम करते हैं, सेक्शन 36 जाए भाड़ में, सबसे पहले तो 5 लोगों के नाम याद करेंगे कौन कौन है। फर्स्ट चीज बेटा देखिए, सबसे पहले लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, मेरे साथ याद करेंगे, अभी पूछूंगा मैं आपसे, लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है। अच्छा फिर क्या लिखा है, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। थर्ड इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फोर्थ इज स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एंड फिफ्थ इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। 5 लोग यार जल्दी, PGBP में बहुत रेलेवेंट है इन लोगों का। PGBP में जल्दी कौन कौन, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ध्यान से सुन लीजिए, 5 लोग मैं अभी स्पेसिफिकली पूछने वाला हूं आप लोगों से उठा के। 5 लोग कौन कौन यार, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपने इन 5 लोगों से लोन लिया है, आप मुझे बताओ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए।
सर अगर इन 5 लोगों से लोन लिया तो देखिए क्या लिखा है, अलाउड लिखा है, अलाउड, लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू 43B। मतलब इंटरेस्ट का डिडक्शन अगर 5 लोगों से रिलेटेड है मिल तो जाएगा, लेकिन किससे पूछना पड़ेगा, पापा से। आप समझना मेरी बात बेटा, किससे पूछना पड़ेगा आपको, पापा से। सेकंड चीज प्लीज फोकस करिएगा, वापस से ध्यान से सुनिएगा। इन 5 लोगों के अलावा आपने लोन लिया बेटा, आपने लोन लिया मुझसे। ना तो मैं शेड्यूल्ड बैंक हूं, ना तो मैं PFI हूं, ना स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ना मतलब इनमें से कोई नहीं हूं यार। आपने मुझसे लिया लोन या फैमिली फ्रेंड से लिया या फिर किसी भी से भी ले लिया आपने लोन, क्या उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? देखिए आपकी जगह अगर मैं होता, अगर बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो मिलना चाहिए, नहीं हो रहा तो नहीं मिलना चाहिए। तो एक काम करिए ना, देखिए ना क्या लिखा है, लोन फ्रॉम अदर्स, क्या लिखा है, ऑल्सो अलाउड। क्या लिखा है, लोन फ्रॉम अदर्स में भी क्या लिखा है, ऑल्सो अलाउड। एक सेकंड, फिर ये भेदभाव अपन कर क्यों रहे हैं? सर वो 5 लोगों से लिया ना, तो पापा से क्या लेना पड़ती है, परमिशन। बेटा उन 5 दोस्तों के साथ जाओगे तो किससे पूछना पड़ेगा, पापा से। लेकिन बेटा ये जो अदर वाले हैं ना, अगर इनके साथ जाओगे तो किससे पूछने की जरूरत नहीं है, पापा से। एक काम करते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हटा देता हूं। लॉजिकली आपको चीज क्लियर है, सिर्फ 5 लोग मैंने आपको कुछ खास बताएं। चलिए सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग फोकस करेंगे अच्छे से, प्लीज पेशेंस रखिएगा अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है अब क्लास में। 1-2 दिन में मतलब और धीरे धीरे बहुत शानदार चीजें होने वाली हैं अब। तो सेक्शन नंबर 36 स्पेसिफिक डिडक्शन। स्पेसिफिक डिडक्शन में सबसे पहला डिडक्शन जो आपने पढ़ा, अगर आपने स्टॉक ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया आपको डिडक्शन मिलेगा। सेकंड चीज, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया डिडक्शन मिलेगा। सब कंडीशन क्या है, कैश में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, बोनस और कमीशन का डिडक्शन मिलेगा प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू 43B। मतलब डिडक्शन तो मिलेगा लेकिन किससे पूछना पड़ेगा, पापा से। अच्छा फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा चार्ट ध्यान रखना आप, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस। आप मुझे पर्सनल पर्पस का बताइए, क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं, पर्सनल पर्पस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेस पर्पस में मिलेगा या नहीं मिलेगा? बेटा डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी मत करना। डिडक्शन तो मिलेगा, मैं आपको बताऊं, बिजनेस पर्पस में डिडक्शन मिलके रहेगा, लेकिन 5 लोगों का अलग देखना है और अदर का अलग देखना है। 5 लोग कौन कौन यार, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बेटा अगर इन 5 लोगों को से लिया है ना, अगर इन 5 लोगों से लिया है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन किससे पूछना पड़ेगा, पापा से। अच्छा इन 5 के अलावा किसी से लिया है तो किससे पूछने की जरूरत नहीं है, पापा से। बिजनेस प्रोफेशन में तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है आपको इतनी चीज? अभी तक आप पापा से परमिशन वाली चीज कितनी जगह पढ़ चुके हो? 2 जगह। एक काम करते हैं, इसके बाद अपन थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बेटा जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, एक बार मुझे बता दीजिए। व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? आपको पता है इस बॉन्ड की मान लीजिए फेस वैल्यू है 1000। बेटा फेस वैल्यू कितनी है? 1000। आपको पता है जब आप 1000 रुपए का शेयर खरीदने जाते हो मार्केट में, आपको 1000 से ज्यादा का ही मिलता है। अगर फेस वैल्यू 1000 है तो 1000 से ज्यादा का ही मिलेगा बेटा शेयर। लेकिन ये जीरो कूपन बॉन्ड पता है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसकी बेटा फेस वैल्यू है 1000, लेकिन ये इश्यू पता है। अच्छा जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता? सर जीरो को बेटा किसी को नहीं भी पता ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। जीरो कूपन बॉन्ड पे बेटा इंटरेस्ट नाम की चीज नहीं मिलती है, ठीक है? जीरो कूपन बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट नाम की चीज नहीं मिलती है। एक सेकेंड, जीरो कूपन बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, जब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो कोई पर्सन इस बॉन्ड में इन्वेस्ट भी क्यों ही करेगा? अरे आप 1000 रुपए अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल भी कितने रहेंगे? 1000। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट। इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन ये इश्यू पता है कितने पे हो जाता है? इश्यू प्राइस हो जाता है इसका 80। तो बेटा ये 100 रुपए का और 80 रुपए का जो डिफरेंस है, यही आपका क्या है यार? इंटरेस्ट। अरे ये भले डिस्काउंट बोल रहे हैं, आप तो देखिए ना, आप कोई चीज आज खरीद रहे हो 80 रुपए में और 1 साल बाद वो आपको 100 रुपए देके जाने वाली है, तो 80 रुपए की चीज 100 रुपए देके जाने वाली है, मतलब 20 रुपए आपकी क्या है? इनकम। और बेटा 20 रुपए जो आपकी इनकम है वही तो आपका रिटर्न है ना, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न। और इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न होता है वो इंटरेस्ट वगैरह ही तो होता है। अरे यस और नो? तो बच्चे ध्यान से सुनना, डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में समझ लीजिएगा। वहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको एक वो डिस्काउंट देता है बेटा, और जो डिस्काउंट आपको मिलता है वही आपका क्या हो जाता है? इनकम, है ना? वो जो डिस्काउंट देता है वही आपका क्या हो जाता है? इनकम। बेटा ये तो अपन है ना छोटे लेवल पे समझ रहे थे, अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे।
यहाँ पर एक बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपए है और 80 रुपए में इश्यू किया जा रहा है। वी आर टॉकिंग फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव, हम रिलायंस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। बेटा रिलायंस इंडस्ट्री ने ऐसे 1 लाख बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, तो मुझे बताइए ना उन्हें 1 लाख बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी रही होगी? 1 करोड़। अच्छा कितने पे इश्यू किए गए हैं? 80 रुपए पे 80,000 बॉन्ड, नहीं 1 लाख बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा ये? 80 लाख। बेटा रिलायंस, मुझे एक चीज बताइए ना, रिलायंस इंडस्ट्री के पास पैसा कितना आ रहा है? एक सेकेंड सर, रिलायंस इंडस्ट्री के बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा प्लस हो रहा है 80 लाख। आपको पता है कल को एक टाइम आएगी जब आपको जीरो कूपन बॉन्ड को रिडीम करना पड़ेगा। बेटा जब आप जीरो कूपन बॉन्ड को रिडीम करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से माइनस पता है कितने होने वाले हैं? 1 करोड़। तो आपको फायदा है या नुकसान है? 80 लाख लिए थे, लौटाना कितने पड़ रहे हैं? 1 करोड़। तो बेटा कितने ज्यादा लौटाना पड़ रहे हैं? 20 लाख। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इस डिस्काउंट का, बेटा ये ना ये डिस्काउंट है, क्या इस डिस्काउंट का डिडक्शन मिलना चाहिए सेक्शन नंबर 36 के अंदर? मतलब आपसे बेटा सेक्शन 36 नाम पढ़ लीजिए, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। आप समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहा है? ये 20 लाख रुपए की बात कर रहा है। आप मुझे बताइए क्या इस 20 लाख रुपए का डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? लॉजिकली जो आपको लगता है वो बताइएगा, क्योंकि अगर गलत होंगे तो मैं आपको बताऊंगा फिर। सर रिलायंस ने ये 80 लाख रुपए लिए, इसको कहाँ ही लगाया होगा? बिजनेस, उसको बिजनेस प्रोफेशन में जरूरत होगी, जब उसने 80 लाख रुपए के क्या इशू किए थे? बॉन्ड। अरे यस और नो? अच्छा आप मुझे बताइए ना, 1 करोड़ के बॉन्ड 80 लाख पे क्यों इशू किए थे? अरे 1 करोड़ के बॉन्ड आप 1 करोड़ में देते और इंटरेस्ट भी नहीं देते तो क्या कोई खरीदता? नहीं। बेटा अपनी क्लास में बैठा हुआ हर होशियार बच्चा नहीं खरीदता, कोई अगर नालायक बच्चा हो तो खरीद सकता है। तो 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड 80 लाख में इश्यू कर रहे हैं, तो ही आप क्या करोगे बेटा? उसको खरीदोगे। तो कंपनी जो 20 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको दे रही है, ये कंपनी के लिए खर्चा है, ये कंपनी के लिए खर्चा है, इसका कंपनी को डिडक्शन मिलना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इसका कंपनी को क्या मिलना चाहिए बेटा? डिडक्शन। एक काम करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको सेक्शन 36 में क्या क्या पढ़ाया है, जल्दी एक बार क्विक रिकैप। बिल्कुल मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा, खर्चे का नाम बताऊंगा, आप बताना अलाउड या फिर डिसअलाउड, खत्म बात। स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस अलाउड, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस अलाउड कंडीशन कैश, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू 43B। कोई भी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड में मुझे आपको कुछ समझाना है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया अलाउड, ये नहीं बताया कितना। तो मैंने आपको क्या बताया? बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय अलाउड सब्जेक्ट टू 43B। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था? इंटरेस्ट का पर्सनल पर्पस नॉट अलाउड, बिजनेस पर्पस 5 लोगों से लिया तो अलाउड सब्जेक्ट टू 43B, और अदर लोगों से लिया तो बिना 43B के भी क्या होने वाला है? अलाउड। अच्छा डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होने वाला है? अलाउड। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि अलाउड होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड है ना, ये आपको SLM बेसिस के अकॉर्डिंग अलाउड होने वाला है। कैसे होने वाला है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब आप समझते हैं इक्वल 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 क्या होने वाला है आपको? अलाउड। अब बेटा ध्यान से सुनना, टेक्निकल है यहाँ पर, अच्छा लेवल है इसका मतलब, समझना बात को, अच्छा लेवल है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल करवाऊंगा, लेवल बहुत अच्छा है उसका। तो जीरो कूपन बॉन्ड आपको इसका डिडक्शन मिलने वाला है, यस मिलने वाला है, और SLM मेथड के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। एक चीज बताइए, एक चीज आंसर करिएगा, आप SLM मेथड ईयरली लगाते हो मंथली लगाते हो? आज तक आप कैसे लगाते थे? ईयरली। बेटा यहाँ पर आपको SLM मेथड लगाना है मंथली। एक तो छोटा सा डिफरेंस अपन ने क्या बना लिया कि वैसे अपन SLM मेथड कैसे लगाते हैं सर? ईयरली। यहाँ पर आपको कैसा लगाना है? SLM मेथड आपका लगने वाला है मंथली। मत लिखिए, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल गिवन है, कुछ मत करिए, सिर्फ अभी सुन लीजिए बात को। तो देखिए क्या लिखा है, कंसेप्ट बस इतना सा है बेटा। क्या लिखा है? प्रो राटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शैल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ कैलेंडर मंथ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। बेटा आप कोई मुझसे पूछेगा सर मंथली SLM करने का लॉजिक क्या है? मैं आपको बता दूं, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इशू ही नहीं होते हैं, ये इशू होते हैं बेटा 6 महीने 8 महीने 10 महीने। तो SLM कैसे ही लगाओगे फिर एक ही साल के अंदर अगर कंप्लीट हो जाएगा। आप समझना मेरी बात, मजबूरी है यहाँ पर क्या करना, SLM बेसिस के अकॉर्डिंग क्या लगाना। हाँ अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसका लेवल बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग। ABC लिमिटेड इश्यूड 1 लाख जीरो कूपन बॉन्ड ऑन 6 दिसंबर 2023 एट द रेट ऑफ 80 रुपए के 1 लाख रुपए के बॉन्ड इश्यू करें, मतलब कितना पैसा आया होगा प्लस कितना हुआ होगा? 80 लाख। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ₹100, मतलब जब रीपे करना पड़ेगा तो शायद कितना रीपे करना पड़ेगा? 1 करोड़। क्या आप मुझे डिस्काउंट का अमाउंट बता सकते हैं?
साला कोइंसिडेंटली जो एग्जांपल मैंने क्रिएट करा था वो भी यहाँ मैच हो गया। नहीं मतलब मैं मैच नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो 80 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं और 1 करोड़ जा रहे हैं। आप मुझे डिस्काउंट का फिगर बता सकते हैं, कितना डिस्काउंट का फिगर है? 20 लाख। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में क्या लिखा है, सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार कंसेप्ट है। दिस जीरो कूपन बॉन्ड इज रिडीमेबल आफ्टर 10 मंथ। एक सेकंड, 10 साल नहीं बेटा, कितने कितने महीने? 10 महीने। 10 साल नहीं बोला यार, क्या बोला है? 10 महीने। आप मुझे बताइए ना, 20 लाख रुपए का जो डिस्काउंट है वो आपका 10 महीने का डिस्काउंट है, मतलब वो तो टोटल है। अगर मैं आपसे पूछूं पर मंथ डिस्काउंट कितना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर पर मंथ डिस्काउंट इज, कैसे निकाल रहे हो बेटा, ये तो बता दो मुझे। सर 20 लाख का टोटल है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 10 महीने से, तो कितना आ गया? 2 लाख रुपए पर मंथ। एक चीज बताइएगा बेटा, 6 दिसंबर को खरीदे आपने, मतलब इश्यू करे हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका एक प्रीवियस ईयर होगा, और उसके बाद वाले महीने आपके दूसरे प्रीवियस ईयर में आएंगे। आप मुझे बताओ ना, इस वाले प्रीवियस ईयर में आपको कितना डिडक्शन मिलने वाला है? सर 4 महीने आ रहे हैं, 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का निकालेंगे तो कितना आने वाला है? 8 लाख। कोई भी इस कंसेप्ट को हल्का मत समझना बेटा, एग्जांपल नंबर 1 हल्का है, एग्जांपल नंबर 2 में अभी आपको होमवर्क दूंगा, निपट लेंगे फिर अपन। तो एग्जांपल नंबर 1, आपको करंट वाले ईयर में कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 2 लाख। एक सेकंड, 2 लाख नहीं, 8 लाख। और मुझे बताओ ना नेक्स्ट वाले ईयर में कितना मिलने वाला है? नेक्स्ट वाले ईयर में निकालने की जरूरत हो तो निकाल लेना यार, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना? 6, कितना हो जाएगा? 12। आप वैसे भी निकाल सकते थे कि टोटल 20 में से 8 लाख करंट ईयर में मिल गया, मतलब बचा हुआ 12 कब मिलेगा? अगले साल में। किस किस को ये कंसेप्ट क्लियर है? सिर्फ एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 आपको क्लियर है? एक काम करिए बेटा, एग्जांपल नंबर 2, इसको अभी मेरी तरफ से कंप्लीट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जांपल नंबर 2 में अच्छा खासा डिस्कशन लगेगा और बहुत सारे आपको डाउट्स भी आने वाले हैं। लेकिन मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा होमवर्क, सिर्फ 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिएगा इसमें, 10 मिनट। इसको बेटा ये 2 लाइन जो आपके सामने लिखी, इसको रीड करना, फिर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं होगा सॉल्व इतनी आसानी से, ठीक है? 2 लाइन रीड करना और एक छोटा सा एग्जांपल बेटा, मात्र 6 लाइन का आपका होमवर्क है, लेकिन इजी नहीं है। आपको सिर्फ ट्राई करने को दे रहा हूं, ताकि जब कल मैं आपको समझाऊं, जब आप ऑलरेडी उस पर रिसर्च थोड़ी बहुत देख चुके हो, तो आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से ग्रिप में आए। सर किसी मंथ में अगर 15 दिन या उससे ज्यादा है तो ही उससे काउंट करेंगे। एक सेकंड बच्चे, आपको डाउट आना चाहिए था, ये बॉन्ड आपने इशू करा था 6 दिसंबर को, 1 दिसंबर को नहीं करा था। कितनी दिसंबर को करा था? 6। तब भी आपने जब वो कैलकुलेशन किया था तो आपने दिसंबर को कंसीडर किया था, जबकि दिसंबर में पूरा महीना नहीं था। आप समझिए मेरी बात को, दिसंबर में कितने दिन था? मात्र 25 एक दिन। अच्छा, जनवरी आपने कंसीडर किया था, वो करना बनता था क्योंकि जनवरी तो पूरे महीने था, फरवरी भी पूरे महीने था, मार्च भी पूरे महीने था, तो ये तो आपको कंसीडर करना बनता था। लेकिन दिसंबर में पूरे महीने नहीं था, आपने उसको बताया तो भी कंसीडर किया था। मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है, क्योंकि कंसेप्ट बोल रहा है, मैंने आपको बताई नहीं पहली चीज तो ये बात। लेकिन यहां पर देखिए ना, लिखा है अगर किसी कैलेंडर मंथ में 15 दिन या उससे ज्यादा है तो आपको उसे फुल कंसीडर करना पड़ेगा। अगर किसी कैलेंडर मंथ में कितने दिन या उससे ज्यादा है तो 15 दिन। तो आप मुझे बताइए, क्या दिसंबर में 15 दिन से ज्यादा थे? इसीलिए आपने दिसंबर को कंसीडर किया था और आप सही थे। दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च आपने कितना लिया था? शायद 8 आपने कितना लिया था यार? 8 लाख रुपए का। वापस से सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर आपने दिसंबर को भी कंसीडर किया, जनवरी, फेब, मार्च को भी कंसीडर किया, दिसंबर में पूरे दिन नहीं थे तो भी कंसीडर किया। लेकिन आप सही हैं, क्योंकि अगर 15 दिन या उससे ज्यादा है तो आपको उसको पूरा महीना कंसीडर करना है। क्या लिखा है? इफ इन एनी कैलेंडर मंथ पार्ट इज 15 डेज और मोर, इट शैल बी इंक्रीज टू 1 कैलेंडर मंथ, एंड इफ सच पार्ट इज लेस देन 15 डेज इट शैल बी इग्नोर्ड। अगर 15 दिन से कम हो तो आप उसको क्या कर देना? इग्नोर कर देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो 2 लाइन लिखी ना, इसके ऊपर आपके इस लाइन पे बेस्ड आपके नीचे लिए एक एग्जांपल है। देखिए इस वाले एग्जांपल को क्या लिखा है? इफ जीरो कूपन बॉन्ड इज इश्यूड ऑन 16 दिसंबर 2023। एक सेकंड, आपको पता है सिर्फ डेट चेंज हो गई है। पहले वाले एग्जांपल में शायद 6 दिसंबर थी, यहाँ पर कितनी दिसंबर हो गई है? 16। अगर जीरो कूपन बॉन्ड 16 दिसंबर को इशू हुए होते तो एक सेकंड अपन बेटा इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ेंगे। बैठी जाए, एक काम कर, आप मुझे बताओ ना, दिसंबर 16 दिसंबर, क्या दिसंबर में 15 दिन या उससे ज्यादा है? बेटा दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 31 में से 16 हटा भी दोगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 15। तो क्या आपको दिसंबर को काउंट करना पड़ेगा? यस। अच्छा मुझे बताइए, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। एक सेकेंड, पहले तो मैं हिसाब लगा लेता हूँ, दिसंबर से 10 महीने कब तक जाएंगे?
एक सेकंड, 16 दिसंबर से 10 महीने कब तक जाएंगे पहले तो ये बता दो आप मुझे। अक्टूबर तक जाएंगे सर। एक सेकंड, वो अपन आ रहे हैं उस पर। 16 दिसंबर से 10 महीने जाएंगे कब तक, आप तो सिर्फ ये बता दो मुझे, डेट बता दो डेट। सर 16 दिसंबर में अगर हम 10 महीने ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे अक्टूबर पर। और बेटा 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है मतलब खत्म पता है कहाँ होगा, 15 को। आप समझिएगा मेरी बात को बेटा, आज स्टार्ट होता है तो खत्म एक दिन पहले होता है। तो अगर 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है तो कब खत्म होने वाला है, 15 अक्टूबर। अब एक काम करिए, दिसंबर क्या पूरा महीना है, यस। जनवरी यस, फेब यस, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये भी पूरे महीने हैं। लेकिन आप चेक करिए अक्टूबर में क्या 15 दिन या उससे ज़्यादा है। एक सेकंड चेक कर लीजिए आप, अक्टूबर में क्या 15 दिन या उससे ज़्यादा है। सर एग्जैक्टली अक्टूबर में कितने दिन है, 15 दिन। तो बेटा क्योंकि एग्जैक्टली अक्टूबर में 15 दिन है तो आपको अक्टूबर को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, आपको दिसंबर को कंसीडर करना है क्योंकि दिसंबर में कितने दिन थे यार, 15 दिन और बोर। और आपको यहाँ पर अक्टूबर को भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी कितने हैं, 15 और मोर। तो आप एक काम करिए ना, इन सब का टोटल बता दीजिए 10 महीने हो रहा है या 11 महीने हो रहा है। कितने महीने हो रहा है, 11। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको डिवाइड पता है किससे करना है, वो 20 लाख रुपए का जो डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड था, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 11th मंथ, क्योंकि वो 11 महीनों में इक्वली बंटने वाला है। तो आप मुझे बताइए ना, अब आपका पर मंथ कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए 11 महीने में बंटने वाला है, पर मंथ कितना हो जाएगा। सर 16 दिसंबर कहां से आया बेटा क्वेश्चन, एक सेकंड जो ही मैं बता रहा हूं, 181,818,18 ऐसा क्यों है, ऐसे ही कुछ है। ये कैलकुलेटर मजे लेता है अपने, ऐसे ही फिगर देता है ये 181818। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर 16 दिसंबर कहाँ से आया। बेटा ये 16 दिसंबर क्वेश्चन चेंज हो गया था कि 6 दिसंबर की जगह अगर 16 दिसंबर होता तो क्या होता। तो ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट इतना सा है कि अगर किसी मंथ में 15 दिन या उससे ज्यादा है तो आपको उसको पूरा महीना कंसीडर करना पड़ेगा, और 15 दिन से कम है तो आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। आप मुझे एक चीज बताएं ना, पहले वाले एग्जांपल में आप बेटा ध्यान से सुनिए, पहले वाले एग्जांपल में कब से स्टार्ट हुआ होगा, 6 दिसंबर से, और कब खत्म हुआ होगा, 5 अक्टूबर। आपको पता है आपने यहाँ पर दिसंबर कंसीडर किया होगा और सितंबर तक के सभी मंथ कंसीडर किए होंगे, लेकिन अक्टूबर को आपने कंसीडर नहीं किया क्योंकि 15 दिन से कम थे। अक्टूबर को आपने क्यों कंसीडर नहीं किया बच्चे, क्योंकि 15, आप देखिए ना अक्टूबर में कितने ही दिन है, मात्र 5 दिन। क्या कंसीडर करोगे, नहीं करोगे, इसीलिए तो बेटा आपका पता है आपके वो मंथ कितने आ गए थे, शायद 10 महीने। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको कंक्लूड करवा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, कभी भी आप यहाँ पर ये जो रिडीमेबल आफ्टर 10 मंथ है ना, आप इससे कभी भी डिवाइड नहीं करोगे। आप समझ रहे थे कि इससे डिवाइड करना है, बेटा ऐसा नहीं है, आपको इससे डिवाइड नहीं करना, आपको मंथ लिखना पड़ेंगे वहां पर, और आपको देखना पड़ेगा किस महीने में 15 या उससे ज्यादा दिन है। अगर है तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा, आप रेंडमली उसको 10 मंथ से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर करोगे तो बेटा एग्जाम में आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। आप रेंडमली डिवाइड नहीं करोगे, यू हैव टू राइट मंथ्स, और आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी महीने में 15 दिन या उससे ज्यादा है तो यू हैव टू कंसीडर इंटायर मंथ फॉर दैट पीरियड। और बेटा अगर 15 दिन से कम है तो आपको फिर उसे कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। और आप लास्ट में क्या करोगे, मंथ को काउंट करोगे, जितने भी मंथ आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप एसएलएम बेसिस लगाओगे। एक काम करिए, एक बार चेक करिए, अब दोनों एग्जांपल खुद से सोल्व करके देखिए जल्दी से, दोनों एग्जांपल देखेंगे इस बार, और आपको अब ये क्लियर है कि आपको डिवाइड 10 से नहीं करना, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिवाइड किससे करना है। आपको करिए, जल्दी से चेक करिए। इवन आप लिख भी सकते हैं वहां पर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आज आपको याद भी रह जाए तो हो सकता है आप बाद में भूल सकते हो। आप ये एग्जांपल नंबर 1 में लिख सकते हो कि आपने 10 से क्यों डिवाइड किया। आप लिख सकते हो वहां पर मंथ लिख सकते हो, दिसंबर ले लिया आपने, जनवरी ले लिया, लेकिन अक्टूबर आपने कंसीडर नहीं किया क्योंकि 15 दिन से कम थे। आपकी मर्जी है वो। अच्छा, यही बस एक टेक्निकल पॉइंट था सेक्शन नंबर 36 में। बेटा पहले देखो, सीधी सी बात है, एक सेकंड, आप पे ना कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं, एक बार समझ लो सब लोग। अगर 6 दिसंबर से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, बच्चे सभी लोग सुन ले, क्योंकि ये एक जेन्युइन डाउट हो सकता है आप लोग का। अगर कोई चीज 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और उसमें लिखा है 10 महीने उसकी ड्यू डेट है, तो आप इसमें 10 महीने जोड़िए। 10 महीने कब होंगे, अक्टूबर। इस बात से एग्री करते होंगे आप, 10 महीने तो कब होंगे यार, अक्टूबर। और बेटा क्योंकि ये स्टार्ट 6 दिसंबर से हो रहा है तो ये कंप्लीट पता है कब होने वाला है, 5 को। अरे स्टार्ट अगर आज होता है ना तो कंप्लीट एक दिन पहले हो जाता है,
तो 6 दिसंबर से आपको कब तक जाना पड़ेगा, 5 अक्टूबर तक। बेटा एक बार आप पहले ड्यू डेट ये लिख लोगे पीरियड, और फिर इस पीरियड को आप नोट डाउन करोगे कि मतलब दिसंबर को कंसीडर करना है या नहीं, जनवरी को करना है या नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन 15 डेज और मोर वाले कंसेप्ट। ठीक है, आप पहले इसको काउंट मत करिए, आप पहले आपको ड्यू डेट लेना पड़ेगी जो कि एग्जैक्ट है 5 अक्टूबर। इसके बाद आप लिखोगे ना तो ऐसा आएगा, देखो। और एग्जाम्पल नंबर 2 भी बता देता हूं मैं तो। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा दिसंबर, जनवरी, और यहां पर है ना अक्टूबर भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि उधर 15 दिन या उससे ज्यादा है। अब सब लोग शांत हो जाए, एक बार कंक्लूड करवा दे, डिस्काउंट और जीरो कूपन कोड का डिडक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? मिलेगा। किस अकॉर्डिंग मिलेगा? एसएलएम मेथड मंथली बेसिस, है ना, एसएलएम मेथड मंथली बेसिस। और बच्चे ध्यान से सुनना, अब कोई डाउट नहीं पूछेगा, और कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा भी नहीं। एसएलएम मेथड मंथली बेसिस, पहली चीज। अरे यार 2 लाइन का कंसेप्ट है, एसएलएम मेथड मंथली बेसिस, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर किसी महीने में 15 दिन या उससे ज्यादा है तो आपको उसे पूरा महीना कंसीडर करना है, और अगर 15 दिन से कम है तो यू हैव टू इग्नोर दैट मंथ। क्लियर है आपको ये चीज? बस 2 लाइन आपको याद रख, 3 चीजें आपको याद रखनी है। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन कोड का डिडक्शन मिलेगा, मंथली बेसिस पे मिलेगा, एसएलएम मंथली बेसिस लगाओगे, और 15 दिन या उससे ज्यादा है तो कंसीडर करोगे, वरना क्या करोगे, उसको इग्नोर। अब एक चीज देखिएगा, सैलरी आप पढ़ रहे हैं, सैलरी कितना हो गया, कहां तक पहुंच गई है गाड़ी अपनी? अच्छा पीएफ तक पहुंच गई है, चलिए वेरी गुड। पीएफ के बारे में ही बात करनी थी, चलो। तो यार ध्यान से सुनना, नहीं मैं ऐसा कुछ मान के नहीं चल रहा हूं कि आपको आता है, इधर ध्यान से सुन लीजिए। जो मैं आपको जो जी नहीं, मैं आपको देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझ लीजिए। बेटा ये एक फंड है, ये एक फंड है, मान लीजिए ये प्रोविडेंट फंड है। सभी लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसके बाद मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा और आपको फिर इसमें तकलीफ आएगी अगर आप नहीं सुनोगे, समझोगे तो। ये आपके पास एक फंड है बेटा, इस फंड के अंदर पैसा आ रहा है। आपको पता है फंड के अंदर पैसा कौन डालता है? आपका एम्प्लॉयर। फंड के अंदर पैसा कौन डालता है बेटा? आपका एम्प्लॉयर। अच्छा एक और पर्सन है जो इसके अंदर पैसा डालता है, आप खुद। फंड के अंदर पैसा आ रहा है बेटा, एक पैसा कहां से आ रहा है? एम्प्लॉयर के पास से, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। सेकंड बेटा आ रहा है एम्प्लॉई के पास से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। तीसरी चीज बेटा मैं आपको बता दूं, एक और जगह से इस फंड में पैसा आता है, बताइए मुझे। वेरी गुड सर, ये फंड है ना, इस फंड के अंदर हमने पैसा जमा करा है, हमको कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए ना उस पे। अरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपने अगर इसमें 1 करोड़ जमा करके छोड़ दिया तो क्या आप 10 साल बाद 1 करोड़ वापस लोगे या उससे इंटरेस्ट लोगे? तो बेटा तीसरा पैसा इसमें कहां से आता है? इंटरेस्ट। मतलब एक फंड है, उस फंड से 3 जगह से पैसा आ रहा है बेटा। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सेकंड इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इज इंटरेस्ट। किस किस को इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर रखना है इस चीज को। 3 जगह से पैसा आ रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। अच्छा ये जो फंड है ना, एक दिन ये मैच्योर होगा, और मैच्योरिटी पे पैसा किसको मिलने वाला है? एक सेकंड सोच लो यार, मैच्योरिटी पे पैसा किसको मिलने वाला है? एम्प्लॉय को। एक सेकंड, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब पैसा एम्प्लॉय को मिलने वाला है तो एम्प्लॉयर क्यों यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं आप मुझे बताइए ना। इंसेंटिव दे रहा है, मतलब मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, ये कोई ऑप्शनल इंसेंटिव नहीं है ना, ये ऑप्शनल नहीं है बेटा। लेबर एक्ट है ना, लेबर एक्ट जो होते हैं बहुत सारे, वो एम्प्लॉई के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो आपसे कंट्रीब्यूशन कंपलसरी करवाते हैं कि आपको कुछ हिस्सा कहां पर कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा? प्रोविडेंट फंड के अंदर। मतलब बेटा एम्प्लॉयर के ऊपर लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयर हंसी खुशी नहीं कर रहा, लेकिन बेटा उसको करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 1 करोड़, और एम्प्लॉई ने भी कंट्रीब्यूट किया है 1 करोड़, और इंटरेस्ट मिला है मान लीजिए 1.5 करोड़। आप मुझे बताइए फंड में टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है? सर फंड में टोटल आ चुका है 3.5 करोड़ रुपीस। बेटा मैच्योरिटी हो गई, ये 3.5 करोड़ रुपए किसके पास जाने वाला है? एम्प्लॉई के पास। आप समझना मेरी बात, यहाँ पर ये जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो उसको तो उसका फल भी खाना है, तो बनता है, लेकिन बेटा ये एम्प्लॉयर के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लॉ का कंपल्शन है। प्रोविडेंट फंड, मिसलिनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952 इस बारे में बात करता है कि अगर किसी एंटिटी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो उसको मतलब उसके एम्प्लॉइज का पीएफ जमा करना होता है।
तो बेटा ये इतनी चीज आपको क्लियर है, ये एक सिस्टम है और ये बहुत फायदेमंद चीज होती है। मैं आपको बता दूं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय को लगता है कि पैसा ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि बेटा पैसा ब्लॉक तो हो रहा होता है उसका, लेकिन उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि ये रिटर्न में बहुत ज्यादा अमाउंट मिलता है आपको। तो मैंने आपको जो चीज अभी तक बताई है आप मुझे बता दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, एक फंड है और बेटा यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज जस्ट अ एग्जांपल, एक फंड है जिसमें 3 जगह से पैसा आ रहा है। बेटा हमेशा ऐसा होगा, एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से आ रहा है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन से आ रहा है और उस पर क्या मिल रहा है, रिटर्न। 3 जगह से पैसा आ रहा है और मेच्योरिटी पे पैसा किसको मिलने वाला है, एम्प्लॉय को। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा ये जो 1 करोड़ रुपए है ना, ये 1 करोड़ रुपए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये बेटा पीडीबीपी की वजह से हो रहा है, ये आपके बिजनेस और प्रोफेशन करने की वजह से हो रहा है। क्या इसका डिडक्शन मिलना चाहिए? मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इसका डिडक्शन मिलना चाहिए? पक्का? एक काम करते हैं, आज के बाद आपको इसको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए क्या लिखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किसी भी फंड में कंट्रीब्यूट करता है, नाम पढ़िए यार, सबसे पहला नाम पढ़िए, जल्दी से पढ़ के बताएं मुझे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। फिर देखिए क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिर लिखा है अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, एनी अदर फंड एज पर लॉ। एक सेकेंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अच्छा है, नाम अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है आपको? मतलब नाम पढ़ के इसको समझो कि ये अच्छा फंड है या बुरा फंड है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, बेटा स्टैट्यूटरी मतलब होता है बाय लॉ। अगर कोई फंड बाय लॉ मतलब गवर्नमेंट का फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इससे अच्छा तो कोई फंड ही नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा सेकंड देखिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक सेकंड बच्चे, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। मतलब किसी फंड को, बेटा एक फंड है मास फंड, गवर्नमेंट को पता है ये फंड फर्जी है, क्या गवर्नमेंट उस फंड को रिकॉग्नाइज करेगी? नहीं। गवर्नमेंट किस फंड को रिकॉग्नाइज करेगी? जो कि उसको पता होगा कि हाँ ये एक भरोसेमंद फंड है। तो कौन सा फंड है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अच्छा तीसरा देखिए, अप्रूव्ड। वर्ड अप्रूव्ड का मतलब ही क्या है? अप्रूवल मिला हुआ है, यस और नो। और फोर्थ भी क्या है? अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। बच्चे ध्यान से सुनना, कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है अच्छे अच्छे फंड में, इफ यू हैव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे अच्छे फंड, तो आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। लेकिन ध्यान से सुनिए, सेकंड वाले साइड पे क्या लिखा है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अच्छा है या गंदा है? अनअप्रूव्ड फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड और एनी अदर फर्जी फंड। अच्छे नाम दिख रहे हैं या गंदे गंदे नाम दिख रहा है आपको? अबे नालायको, इसी से याद रहेगा वो। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है अच्छे अच्छे फंड में तो आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। लेकिन बेटा अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है ये गंदे गंदे फंड के अंदर, तो आपको कंट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला। एक सेकेंड, आपको क्या याद रखना है, समझ लीजिए बात को। अगर बेटा फंड का नाम पढ़ के आपको फीलिंग आए कि नहीं ये फंड अच्छा है, तो आप उसका डिडक्शन ले लेना। अगर फंड का नाम पढ़ के आपको लग रहा है कि नहीं फर्जी है, बेटा वर्ड लिखा होगा अनअप्रूव्ड, है ना, लिखा होगा अनरिकॉग्नाइज, अगर लिखा है तो समझ जाना गंदा फंड है और उसका आपको क्या नहीं मिलने वाला है? डिडक्शन। लेकिन एक चीज देखिए, वहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ग्रीन कलर से, अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू 43B। एक काम करिए ना यार बच्चे, 43B कहां कहां टांग अड़ा रहे, पहले तो मुझे एक बार याद दिला दे। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल्स, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे अच्छे फंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे अच्छे फंड में भी कौन टांग अड़ा रहा है? 43B। अच्छा एक चीज मैं ईमानदारी से बताऊं, आप लोग पीडीबीपी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आप जो पेशेंस बना के बैठे ना, जिस दिन मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा आपको समझ आएगा कि कितना, मतलब आपका कितना शानदार ये होने वाला है। कौन सा बेटा? बेटा 43B, उसकी क्यूरियोसिटी जो है ना, मतलब उसमें मजा ही जब आएगा जब उसको आप लोग पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा वो होगे ना, और मैं बहुत लेट बताऊंगा उसको जानबूझ के। बेटा वो मैं आपको बता रहा हूं, 43B बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितने भी सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 43B। जिस दिन पढ़ोगे उस दिन पढ़ लेंगे वो तो अपन, अभी तो आपको बस याद रखना है 43B, सब्जेक्ट टू 43B। अच्छा अब बेटा एक लास्ट चीज, सब लोग फोकस करना एक चीज। बेटा ये थोड़ी सी अच्छी चीज है, इसमें फोकस करना वापस से। मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको पता है, मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये पर्सन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। आपको पता है ये पर्सन जब एम्प्लॉयमेंट में रहेगा तो इसको क्या मिलने वाली है? सैलरी। जब ये रिटायर हो जाएगा तो इसको क्या मिलने वाली है? पेंशन। मतलब क्या इसकी जिंदगी सेट है? जब तक ये काम कर रहा है इसको क्या मिलने वाला है? सैलरी।
अरे अल्टीमेटली सैलरी मिले, पेंशन मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है? पैसा। जब काम कर रहा है तो भी पैसा मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी, जब रिटायर होगा तो भी इसको पैसा मिलने वाला है इन दी फॉर्म ऑफ पेंशन। बेटा इसी की जगह आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक कंपनी है मेसर्स मार्स एंड कंपनी, और इसका एक एम्प्लॉय है बेटा पप्पू। इसका एक एम्प्लॉय है पप्पू। अबे नालायक को ऐसे जज मत करो है ना, ध्यान से सुनिए सब लोग। अच्छा ये बेटा प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए बहुत काम का है, ठीक है? प्रैक्टिकली मतलब आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मेसर्स मार्स एंड कंपनी नाम से दिख रही है, फर्जी कंपनी है, कोई रिलायंस इंडस्ट्री या कोई अच्छी ऐसी कंपनी थोड़ी है, फर्जी कंपनी है। अच्छा इसका जो एम्प्लॉय है पप्पू, वो तो और ज्यादा फर्जी दिख रहा है। ये वो वाला पप्पू है, पप्पू के डांस साला। तो बेटा एक चीज बताना मुझे, एक ये पर्सन था, राहुल। क्या राहुल की जिंदगी सेट थी? राहुल की जिंदगी क्यों सेट थी? जब नहीं एक सेकेंड, अच्छा आप सेट की वजह से कर रहे हो? अबे नालायको, राहुल, ये जो राहुल है ना बेटा, राहुल है ना, राहुल को जब वो काम कर रहा है तो उसको क्या मिल रही है? सैलरी। जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगी? पेंशन। उसको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसके पास पैसा रहने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब उसको लिविंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये जो पप्पू है ना बेटा, जब तक ये मेसर्स मार्स एंड कंपनी में काम करता रहेगा जब तक तो इसको क्या मिलती रहेगी? सैलरी। लेकिन जिस दिन इसने काम करना छोड़ दिया उस दिन कौन पप्पू और कौन मेसर्स मार्स एंड कंपनी? का ऐसा ही कुछ होने वाला है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये जो पप्पू है ना, इसकी ज़िंदगी सेट नहीं थी। और आप लोग गलत मतलब मत लेना उसका, सेट का मतलब मेरा अलग है। ये पप्पू है ना, इस पप्पू की ज़िंदगी थोड़ी सी उलझन भरी थी बेटा। इसको रातों में नींद नहीं आती थी। ये पप्पू सोचता था अरे ये पप्पू को इसलिए रात में नींद नहीं आती थी, अबे पप्पू को रातों में नींद इसलिए नहीं आती थी बेटा, ये पप्पू के रिटायरमेंट में 5 साल बचे थे। अब पप्पू को पता है टेंशन क्या होती थी कि यार 5 साल बाद मेरे घर के जो जरूरी खर्चों के लिए मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से अरेंज होगी, क्योंकि यार 5 साल बाद मैं काम करने लायक बचूंगा नहीं और 5 साल बाद कोई पैसा मेरे पास आने नहीं वाला। तो ऐसी एक प्रॉब्लम होती थी। और आप समझ रहे होंगे ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम ये बहुत सारे लोगों के साथ। आप सोचिए ना, कोई एक एजेड पर्सन है जिसकी एज है 70 ईयर, 80 ईयर, 90 ईयर, क्या वो वर्क करके पैसा कमा सकता है? बेटा ज्यादातर लोगों के बारे में सोचो, नहीं कमा सकते। अब बेटा उनको पेंशन मिल रही है तो वो ठीक है, चल जाएगा उनका। लेकिन अगर उनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उन लोगों को जीने में दिक्कत आती थी, उनको लिविंग में दिक्कत आती थी। तो सरकार ने एक फंड बनाया, गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया जिसका नाम दिया है न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, इस फंड का नाम है बच्चे न्यू पेंशन स्कीम। इस फंड को एक और नाम से पुकारा जाता है, आपको इसके दोनों नाम ध्यान रखना है। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये आपके इनकम टैक्स में आपके सामने बार बार आने वाला है, तो इस फंड से रिलेटेड जो मैकेनिज्म मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझ लेना। तो न्यू पेंशन स्कीम, इसका एक और नाम है बेटा अटल पेंशन योजना। मतलब समझ गए होगे कौन सी सरकार की ये योजना है, न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। बेटा इस स्कीम में पता है क्या होता है, ये जो पप्पू था ना, इस पप्पू से बोला जाता है कि आप इस पेंशन स्कीम के फंड में कंट्रीब्यूट करो जब तक आप कमा रहे हो। जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे ना उस दिन आपको वैसे पेंशन नहीं मिलने वाली थी, लेकिन ये जो स्कीम है ना जिसमें आपने पैसा जमा करा था, ये स्कीम आपको क्या देने वाली है? बदले में पेंशन। ताकि आपको पता है इससे होगा क्या, पप्पू को जो रातों में नींद नहीं आ रही थी ना अनसर्टेनिटीज की वजह से, बेटा वो दूर हो जाएगी। आप समझना मेरी बात। बेटा यहाँ पर ये तो था पप्पू। आप मुझे बताओ ना यार, मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, क्या मैं किसी के अंदर एम्प्लॉई हूँ? नहीं। तो बेटा मैं जब तक कमा रहा हूँ, जब तक तो कमा रहा हूँ, जिस दिन मैंने कमाना छोड़ दिया क्या मैं भी पप्पू ही हूँ? नहीं। आप सोचो ना यार, क्या कहीं से मुझे पेंशन मिलने वाली है? नहीं। तो बेटा ऐसे लोग जिनको कहीं से पेंशन वगैरह नहीं मिलती है उनके लिए एक फंड है जिसका नाम है अटल पेंशन स्कीम। अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना या फिर न्यू पेंशन स्कीम। ड्यूरिंग योर, मतलब जब आप कमाते हो, जब आप उसमें पैसा डालते हो, और बेटा जब आप रिटायर होगे जब वो आपको क्या देने वाली है? पेंशन।
ताकि आप लोग की जिंदगी सेट हो जाए। तो यहां पर इसी पेंशन स्कीम की बात हो रही है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये पेंशन स्कीम अच्छी पेंशन स्कीम है? मतलब आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती होगी? गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती होगी, मतलब ये एक अच्छी पेंशन स्कीम है। तो आप मुझे बताओ ना, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है इस पेंशन स्कीम में, क्या उसको डिडक्शन मिलना चाहिए? मतलब देखिए इस पेंशन स्कीम में भी पैसा पता है दो जगह से आने वाला है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। और क्योंकि इस पेंशन स्कीम में आप पैसा जमा करोगे तो आपको क्या भी मिलने वाला है? इंटरेस्ट। और बेटा बाद में आपको क्या मिलने वाली है? पेंशन। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। बेटा पहले वाले और इस वाले में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसको अपन अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि अलग सेक्शन है और मैं आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है। आप तो मुझे बताइए, आपने अभी मुझे बताया कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड का डिडक्शन मिलना चाहिए, क्या एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम का भी डिडक्शन मिलना चाहिए? यस सर, मिलना चाहिए। आपको पता है दोनों को हम साथ में भी पढ़ सकते थे, दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। साथ में नहीं पढ़ने की छोटी सी वजह है कि यहाँ पर है ना सरकार ने लिमिट लगा दी। देखिए लिमिट क्या लगाई है, देखिए पढ़िए, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD। बेटा 80 CCD मतलब न्यू पेंशन स्कीम। आप पढ़ोगे 80 CCD भी अपने उसमें सेक्शन है डिडक्शंस के अंदर, 80 CCD न्यू पेंशन स्कीम। अभी आपको उसका कोई लेना देना नहीं है, अभी तो आप सिर्फ लिख लीजिएगा न्यू पेंशन स्कीम। तो देखिए क्या लिखा है, डिडक्शन इज अलाउड टू एम्प्लॉयर सब्जेक्ट टू 43B। एक सेकंड, सब्जेक्ट टू 43B चौथा केस आ गया है। पहला बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 लोग। कौन कौन से 5 लोग थे एक बार बताइए मुझे? शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अच्छा फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड में भी किससे पूछना पड़ेगा? पापा से। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम में भी किससे पूछना पड़ेगा? पापा से। आपको पता है साथ नहीं पढ़ने की वजह जो है ना वो ये है कि यहाँ पर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को आपको कंपेयर करना पड़ेगा 10% ऑफ सैलरी से, और विच एवर इज लोअर जो होगा ना आपको वो डिडक्शन मिलेगा। बेटा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड में कोई कंपैरिजन नहीं था, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया आपको क्या मिलने वाला था उसका डिडक्शन। लेकिन यहाँ पर सरकार ने लिमिट लगा दी कि जितना आप करोगे पूरा नहीं देंगे, मैक्सिमम कितना देंगे बेटा? 10% ऑफ सैलरी। इसलिए वहां पर लिखा है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अच्छा सैलरी का मतलब भी देख लीजिए, क्योंकि आप समझ गए होंगे सैलरी चेंज होती रहती है। इतना तो पता चल ही गया होगा कि सैलरी में सैलरी ही सबसे ज्यादा रंग बदलती है। तो बेटा सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक आपको बहुत अच्छे से पता होगा व्हाट इज बेसिक सैलरी। सबसे पहला एलिमेंट सैलरी का क्या ही होता है? बेसिक। सेकंड इज डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। अच्छा डीए के साथ में टर्म्स लिखा है ब्रैकेट में, व्हाट डज इट मींस? दिस इज डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। पता है या नहीं पता? डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, बात को समझ लीजिए। बड़ा छोटा सा सेक्शन है, सिंपल सा सेक्शन है। आपको पता है सिर्फ इसमें इतना डिस्कशन में इसलिए ले रहा था क्योंकि मैं आपको समझाना ये चाहता था कि न्यू पेंशन स्कीम नाम की एक स्कीम होती है जो कि आप लोग के काम की है, पहली चीज। सेकंड चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड और यहाँ पर फर्क क्या है? आप बताइए ना, फर्क कहाँ है? क्योंकि सबको साथ में रखा जा सकता था बेटा, सेम ही चीज थी, लेकिन इस वाले को क्यों अलग रखा है? सर वहां पर अनलिमिटेड अलाउड था, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड अलाउड है। और लिमिट पता है कितनी है? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। और मैं आपको आज बता देता हूँ बेटा, ये लिमिट आप भूल जाओगे, ये लिमिट आप भूल जाओगे और इसमें कोई आपकी गलती नहीं होगी। आप कई जगह पढ़ने वाले हो, कहीं पढ़ोगे 10%, कहीं पढ़ोगे 12%, कहीं पढ़ोगे 12.5%, एसेट्रा एसेट्रा। तो आपको कंफ्यूजन होने वाली है यहाँ पर, ठीक है? आपको कंफ्यूजन होने वाली है यहाँ पर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर पे। तो इसको आप मार्क करके रखिएगा कि यहाँ आप गलती कर सकते हो, यहाँ आप भूल सकते हो। एक लास्ट चीज और बता देता हूँ, इसके बाद अपन इस वाले सेशन को कंप्लीट कर देंगे। छोटी सी चीज है, अगेन बेटा इसी फंड से रिलेटेड है। चलिए सबका फोकस है तो एक बार मुझे मतलब करूँ स्टार्ट। थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। अच्छा जब मैं आपको सेक्शन नंबर 36 कंपाइल करवाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से वो ग्रिप में होगा, आप उसकी टेंशन मत लेना, वो मैं कंपाइल करवाऊंगा अलग से। अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस रखिए, और जितना आपको याद करवाना है वो मैं आपसे पूछता चलता हूँ बार बार, तो आपको वो चीज़ें याद है। ये एक फंड है, इस फंड में 3 जगह से पैसा आता है, आपको ऑलरेडी पता है कहाँ कहाँ से आता है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और तीसरा आता है इंटरेस्ट। और मैच्योरिटी पे ये पैसा किसको मिलने वाला होता है? सर मैच्योरिटी पे ये पैसा किसको मिलने वाला होता है? एम्प्लॉय को। इतनी बात सबको क्लियर होगी बहुत अच्छे से।
अच्छा, मैं आपके सामने अमाउंट भी लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 करोड़, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है 1.25 करोड़। कोई भी अमाउंट मत पूछेगा कहाँ से आया, अज्यूम कर रहा हूँ मैं तो। और बेटा इंटरेस्ट कितना है 1.5 करोड़। सुन लेना, समझ लेना एक ही बार में बस। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 करोड़, किसको जमा करना है? एम्प्लॉयर को। अरे यस और नो? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन किसको जमा करना है? एम्प्लॉय को। लेकिन ये जो फंड है ना बेटा, ये फंड ऐसे काम नहीं करता जैसे आप समझ रहे हो। मैं आपको बताऊं, ये दोनों पैसा है ना, ये पैसा जमा करता है एम्प्लॉयर। मतलब इस फंड तक पैसा पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बेटा खुद के हिस्से का 1 करोड़ तो भेजता है, साथ में किसके हिस्से का 1.25 करोड़ भी भेजता है? एम्प्लॉय के हिस्से का। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या अब एम्प्लॉयर के साथ नाइंसाफी हो रही है? अभी तक की सिचुएशन में तो हो रही है, क्योंकि वो खुद का शेयर तो बेच रहा है, साथ में किसका भी बेच रहा है यार? एम्प्लॉय। लेकिन आपको पता है ना, जब एक चीज बताइए ना मुझे, जब अपन सैलरी पे करते होंगे तो क्या एंट्री पास करते होंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसी कुछ एंट्री पास होती होगी। मान लीजिए बेटा आपकी सैलरी थी 15 करोड़ और जिसमें से 1.25 करोड़ क्या है? आपका पीएफ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपकी सैलरी कितनी है बेटा? 15 करोड़ और 1.25 करोड़ क्या है? आपका पीएफ। तो मैं आपको बता दूं, आप एंट्री ऐसी कुछ पास करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना होने वाला है? 13.75 करोड़ रुपीस। और बेटा यहां पर आप बड़े बड़े शब्दों में लिखते हो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और कितना है? 1.25 करोड़। और मेरे पास से कितना जा रहा है? 15 करोड़। बस बेटा कुछ नहीं हो रहा, पैसा एम्प्लॉय के पास नहीं जा रहा, उसकी सैलरी में से उतना पैसा डिडक्ट किया जा रहा है और डायरेक्टली कहां पर जमा किया जा रहा है? उस फंड के अंदर। आप समझना मेरी बात, आप इतनी बात आपको क्लियर है? आप, मैंने आपको क्या बताया कि पैसा डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास से यहां नहीं जाएगा, मतलब एम्प्लॉय के पास से डायरेक्टली नहीं जाएगा बेटा। एम्प्लॉय का पैसा भी कौन ही जमा करता है? एम्प्लॉयर। कहां से डिडक्ट कर लेता है? वो उसकी सैलरी में से। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर ये जो एम्प्लॉयर था ना, ये था मिस्टर माज। ध्यान से सुनिएगा यार, आप समझ गए होगे बहुत फर्जीवाड़े चल रहे हैं मेरी कंपनी में। जमाने से बेटा इतने जमाने तो अभी हुए नहीं है उसको। अच्छा, सैलरी 13.75 करोड़ है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.25 करोड़। क्या मैंने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सर सैलरी तो क्रेडिट होती है ना? अबे हंसो मत नालायक, वो सही बोल रहा है। ये बेटा माज की बुक में एंट्री हो रही है, माज की बुक में डेबिट होती है, आपकी बुक में क्रेडिट होगी। सैलरी रिसीवर की बुक में एंट्री पता है क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी। लेकिन नालायको, सैलरी रिसीवर क्या बुक्स मेंटेन करता होगा? आप समझिएगा मेरे, अगर सैलरी रिसीवर बुक मेंटेन करेगा, मान लीजिए मुझे 1 लाख जगह से सैलरी आ रही है, तो मुझे बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर बुक्स मेंटेन करूंगा तो एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉजिकली यार कोई सैलरी पर्सन बुक्स थोड़ी मेंटेन करता है, लेकिन अगर करता होता तो यही एंट्री पास होती है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होगा। लेकिन बेटा ये अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेता। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर दिक्कत क्या है, सुन लीजिए बात को, इसको मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कंक्लूड करवाऊंगा। अभी सुन लीजिए, यहाँ पर सैलरी 13.75 करोड़ है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1.25 करोड़ रुपीस है। बेटा ध्यान से सुनना, आपने एम्प्लॉय के हिस्से से कितने रोक लिए थे? ये पता है किसकी पॉकेट में आके रखा गए? मिस्टर माज। किसकी पॉकेट में आके रखा गया? मिस्टर माज। और इसको कहाँ जाना चाहिए था बेटा? मिस्टर माज को कहाँ जमा कर देना चाहिए था? सरकार के फंड में। लेकिन मिस्टर माज पता है अपनी पॉकेट में इनने पैसा रखा और ये सो गए। क्या यहाँ पर गलत हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? एम्प्लॉय के साथ गलत क्या हो रहा है ये बता दीजिए मुझे। सर अगर ये पैसा टाइम पे पहुंचा होता तो एम्प्लॉय को इंटरेस्ट टाइम से मिला होता। अरे ये सो नो, एम्प्लॉय के साथ गलत हो रहा है सर। 1 करोड़ 25 लाख रुपए आपने उसके रोक तो लिए, लेकिन आप रोक के अपनी पॉकेट में रख के सो रहे हो। आपने कहाँ जमा नहीं करा है उसको? फंड के अंदर। क्या आप गलत कर रहे हो? क्या यहाँ पर ये एम्प्लॉयर गलती पर है? तो बेटा सरकार इसको पनिश करेगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सरकार इसको पनिश करेगी और सरकार पता है क्या बोलती है? दिस विल बी टैक्सेबल। एक सेकेंड, अगर आपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लिया और डिडक्ट करके जमा नहीं करा
तो बेटा अगर ड्यू डेट निकल गई है तो आपके लगने वाले हैं काम, अगर ड्यू डेट निकल गई है तो आपके काम लगने वाले हैं और सरकार बोलती है दिस विल बी टैक्सेबल। एक चीज समझ लीजिएगा बच्चे प्लीज, मैं आपको कंक्लूड करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपका ये चलना चाहिए यहाँ पर कि सेक्शन 36 टैक्सेबिलिटी की बात कर रहा था या डिडक्शन की बात कर रहा था अभी तक? सेक्शन 36 वाज टॉकिंग इंटायरली अबाउट डिडक्शन, एकदम से जज्बात बदल गए और सेक्शन 36 क्या बात कर रहा है यहाँ? टैक्सेबिलिटी की। बेटा एक्सेप्शन, सेक्शन 36 वाज स्पेसिफिक डिडक्शन और एकदम से एक इसकी बात कर रहा है टैक्सेबिलिटी की। और क्यों कर रहा है आप समझ रहे हो, क्योंकि आपने कुछ गलत करा है और सरकार किसको प्रोटेक्ट कर रही है? एम्प्लॉय को। एक काम करिए, एक बार पढ़िए क्या लिखा है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड। मतलब ये जितने भी अच्छे अच्छे फंड आपने पढ़े, अगर आपने एम्प्लॉय का पैसा डिडक्ट कर लिया है और जमा नहीं करा तो देखिए क्या लिखा है, एनी सम रिसीव बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपर एन्युएशन फंड, ईएसआई एक्सेट्रा इज डीम्ड टू बी पीडीपीपी इफ सच सम इज नॉट डिपॉजिटेड इन द रिस्पेक्टिव फंड अप टू द ड्यू डेट ऑफ सच फंड। बेटा अगर रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट मैं आपको बता दूं, ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं ना, इनकी ड्यू डेट 15 होती है, 15 नेक्स्ट मंथ की 15। जैसे इस महीने का कंट्रीब्यूशन है तो अगले महीने की 15 तारीख होती है। तो बेटा अगर अगले महीने की 15 तारीख तक आपने जमा नहीं करा तो सरकार आपको पनिश करने वाली है, और पनिश करने के लिए क्या करने वाली है? उसको टैक्सेबल। एक चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिस सेक्शन इज अबाउट डिडक्शन, बट यहाँ पर टैक्सेबिलिटी की भी बात हो रही है एक जगह पर, और वो जगह कौन सी है? एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे अच्छे फंड। तो एक काम करूंगा, मैं आपको कल कंक्लूड करवा दूंगा। अभी किसी को अगर मुझसे कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए, कल मैं आपको कंक्लूड करवा दूंगा। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं जी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।